हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर से प्रथम प्रश्न पत्र तुलनात्मक शासन एवं राजनीति पढ़ा रहा हूं, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को यूनिट 6 से सर्वोच्च न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया था। आज मैं 7th यूनिट से कन्फ्यूशियसवाद पढ़ाने जा रहा हूं। अब मैं आप लोगों को यूनिट 7th की तरफ ले चलूँगा। आपके सब्जेक्ट आपके सिलेबस में यूनिट 7th और यूनिट 8 ही बचा है। तो यूनिट 7th से आज मैं कन्फ्यूशियसवाद के बारे में बताने जा रहा हूं। कन्फ्यूशियसवाद है क्या? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कन्फ्यूशियस यह चीन का एक विद्वान था और इसका जन्म 551 बीसी में हुआ था। 551 बीसी में चीन के लू राज्य में हुआ था। लू यह एक राज्य था। कन्फ्यूशियस का जन्म चीन राज्य के लू में हुआ था। लू वर्तमान में आज हम उसको शानडोंग प्रदेश के नाम से जानते हैं या शांतुंग प्रांत के नाम से जानते हैं। तो लू के कूफू शहर में हुआ था। लू के कूफू शहर में हुआ था। कन्फ्यूशियस जो है वह एक लैटिनीकृत नाम है। उसका वास्तविक नाम कुंग फुत्ज़ी था। वास्तविक नाम क्या था इसका? कुंग फुत्ज़ी था। कुंग फुत्ज़ी यही इसका वास्तविक नाम था। बाद में उसके नामों को लैटिनीकृत किया गया और कुंग फुत्ज़ी को कन्फ्यूशियस नाम दे दिया गया। कन्फ्यूशियस का जो वास्तविक नाम था वह कुंग फुत्ज़ी था, जिसका अर्थ होता है मास्टर कुंग। कुंग फुत्ज़ी का अर्थ क्या होता है? मास्टर कुंग होता है इसका अर्थ। कन्फ्यूशियस गौतम बुद्ध के समकालीन थे और शायद प्लेटो और अरस्तु के पूर्व थे। कन्फ्यूशियस जो था वह गौतम बुद्ध के समकालीन था। जिस समय गौतम बुद्ध भारत में होते हैं, इसी तरह से चीन में कन्फ्यूशियस भी पैदा हुआ था। वह भी अपने धर्म के अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर रहा था, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था। कन्फ्यूशियस को 17 वर्ष की उम्र में नौकरी मिल जाती है। 17 वर्ष की उम्र में वह नौकरी मिल जाती है और नौकरी करने लगता है। लेकिन उसका ध्यान शिक्षण कार्यों की तरफ आकर्षित होता है, दर्शन की तरफ आकर्षित होता है, नैतिक शिक्षाओं की तरफ आकर्षित होता है। वह चीन में जो लू राज्य होता है, वह लू राज्य को एक आदर्श राज्य बनाना चाहता था। जिस तरह से प्लेटो रिपब्लिक में आदर्श राज्य का वर्णन किया है, इसी तरह से कन्फ्यूशियस भी लू को एक आदर्श राज्य बनाना चाहता था, आदर्श राज्य बनाने की सपना देखता था और फिर चिंतन मनन में लग जाता है, शिक्षण कार्य में लग जाता है। वह लोगों को शिक्षित करने का कार्य करता है और इस तरह से कन्फ्यूशियस एक प्रसिद्ध शिक्षक बन जाता है। कन्फ्यूशियस लोगों को उस समय मौखिक शिक्षाएं देता था और मौखिक शिक्षाओं के द्वारा विद्यार्थियों को इतिहास, काव्य, नीति शास्त्र की शिक्षा देता था। और काव्य, इतिहास, संगीत और नीति शास्त्र पर कन्फ्यूशियस की कई पुस्तकें भी आई हैं। कई पुस्तकों की भी उसने रचना की है। हालांकि कन्फ्यूशियस ने स्वयं किसी पुस्तक की रचना नहीं की है, लेकिन उनके अनुयायियों के द्वारा कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं को संग्रह किया जाता है। कन्फ्यूशियस 53 वर्ष की आयु में वह लू राज्य के मंत्री पद पर नियुक्त हो गया था। 53 वर्ष की आयु में वह लू राज्य के मंत्री पद पर नियुक्त हो जाता है और वह दंडाधिकारी नियुक्त हो जाता है। दंडाधिकारी नियुक्त हो जाता है और लू राज्य का जो राजा होता है वह उसको दंडाधिकारी के रूप में नियुक्त करके अपने को प्रसन्नचित महसूस करता है, क्योंकि वह जानता था कि कन्फ्यूशियस एक दार्शनिक विद्वान है, कन्फ्यूशियस एक चिंतक है और कन्फ्यूशियस समाज को सुधारने का कार्य करता है। इसलिए उसको दंडाधिकारी नियुक्त किया गया ताकि वह अपने दंड के द्वारा लोगों को सुधार सके। तो उस समय जो दंड दिया जाता था, तो कन्फ्यूशियस ये चाहता था कि दंड के बदले लोगों के चरित्र का सुधार किया जाए, यानी कि हम इस प्रकार का दंड दें कि लोगों के चरित्र को सुधारा जा सके। और कन्फ्यूशियस अपने शिष्यों को सत्य, न्याय, प्रेम का संदेश दिया था। वह लोगों को विनयी, परोपकारी,
गुणी और चरित्रवान बनाना चाहता था। कन्फ्यूशियस अपने अनुयायियों को या अनुयायियों के द्वारा जो शिक्षा देता था उस शिक्षाओं के द्वारा लोगों को विनयी बनाना चाहता था, विनम्र बनाना चाहता था, गुणी बनाना चाहता था, चरित्रवान बनाना चाहता था, चरित्रवान बनाने की प्रेरणा देते थे। परंतु कन्फ्यूशियस की 480 बीसी पूर्व में मृत्यु हो जाती है, यानी कि कन्फ्यूशियस करीब 71-72 साल का होता है तब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से कन्फ्यूशियस जो होता है एक समाज सुधारक होता है। कन्फ्यूशियस ने लोगों को कभी धर्म की शिक्षा नहीं दिया, लेकिन लोग कन्फ्यूशियस को अपना धर्म गुरु मानने लगे थे। आइए देखते हैं कन्फ्यूशियस की रचनाओं को। कन्फ्यूशियस ने कभी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। उसका मत था कि वह विचारों का वाहक हो सकता है, उनका सृष्टा हो सकता है। कन्फ्यूशियस पुरातत्व का उपासक होता है। पुरातत्व यानी कि प्राचीन चीज़ों का उपासक होता है। उसका विचार था कि उसी के माध्यम से यथार्थ ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि हम अपने अतीत की चीज़ों को देखते हैं, अतीत की चीज़ों को देखकर, ऐतिहासिक तथ्यों को देखकर, ऐतिहासिक स्मारकों को देखकर, प्राचीन स्मारकों को देखकर हम प्राचीन समय का ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम पुरातत्व की जानकारी करके ही हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो इस तरह से कन्फ्यूशियस का भी यह विचार था कि हम अपने अतीत की बातों को सीखकर ही ज्ञानी हो सकते हैं। कन्फ्यूशियस का कहना था कि मनुष्य को उसके समस्त कार्यकलापों के लिए नियम अपने अंदर ही प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि मनुष्य जो भी कार्य करता है उन सभी कार्यों को वह अपने अंदर से ही सृजित करता है। वह नियम जो है वह हम अपने अंदर से ही प्राप्त कर सकते हैं। कन्फ्यूशियस ने ऐसी कोई रचना नहीं की जिसके माध्यम से हमें उसके विचारों की जानकारी हो सके, लेकिन उसके पौत्र त्रिजे से यह कौन होता है? यह पौत्र होता है कन्फ्यूशियस का। त्से ने एक पुस्तक लिखी, डॉक्ट्रिन ऑफ मीन्स। यह उसने एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में कन्फ्यूशियस के बारे में जानकारी दी गई है। कन्फ्यूशियस के चिंतन पर, कन्फ्यूशियस के शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया है, उसके कार्यशैली पर प्रकाश डाला गया है। और इसके अलावा उसका एक शिष्य होता है त्सांग सिन ने एक पुस्तक लिखी। यह कौन होता है? शिष्य होता है कन्फ्यूशियस का। द ग्रेट, उस पुस्तक को हम द ग्रेट लर्निंग कहते हैं। द ग्रेट लर्निंग त्सांग सिन के द्वारा लिखी गई है। इसमें भी कन्फ्यूशियस के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक और पुस्तक चीन में उपलब्ध होती है, स्प्रिंग एंड एटम। यह शायद कन्फ्यूशियस के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक कन्फ्यूशियस के द्वारा लिखी गई है। यह कन्फ्यूशियस के द्वारा लिखी गई है, स्प्रिंग एंड एटम। इस स्प्रिंग्स एंड एटम्स में लू राज्य के इतिहास का वर्णन मिलता है और लू राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ कन्फ्यूशियस की गतिविधियों की भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा एनालेक्टस में भी कन्फ्यूशियस के बारे में जानकारी मिलती है। एनालेक्टस जो चीन का एनालेक्टस है, यह एनालेक्टस प्राचीन विद्वानों का विवरण उपलब्ध कराता है। तो एनालेक्टस में भी हम कन्फ्यूशियस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उसके जो साक्ष्य हैं 4 क्लासिक और 5 टेक्स्ट में उपलब्ध हैं। इनमें भी 4 क्लासिक और 5 टेक्स्ट के द्वारा भी, जैसे कि उसके विभिन्न शिष्यों ने पुस्तक लिखी हैं, जैसे कि मेंसियस है और मेंसियस हैं, डोंग हैं इत्यादि ने जो उसके शिष्यों के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, उसके शिष्यों से भी हमें कन्फ्यूशियस के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आइए देखते हैं कन्फ्यूशियस के सामाजिक और राजनीतिक विचार। कन्फ्यूशियस का कहना है कि किसी भी देश में अच्छा शासन तभी स्थापित हो सकता है जब शासक, मंत्री तथा जनता का प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थों के स्थान पर उचित कर्तव्यों का पालन करें, यानी कि उचित कर्तव्यों का पालन करें।
अपने स्वार्थों के स्थान पर शासन का प्रत्येक व्यक्ति हो, चाहे वह राजा हो, चाहे वह राजा हो या कोई मंत्री हो या कोई अन्य पदाधिकारी हो, अन्य कोई पदाधिकारी हो। इसके अलावा जनता का भी कर्तव्य होता है। जनता, इन सबका ये कर्तव्य होता है कि वह अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। जब अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लगेंगे तभी समाज में शांति व्यवस्था स्थापित हो सकती है, कानून व्यवस्था स्थापित हो सकती है। कहने का आशय यह है कि जिसका जो दायित्व है, जिसको जो अधिकार सौंपे गए हैं, जो कर्तव्य सौंपे गए हैं, वह अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करे। जब वह अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करेगा तब कहीं भी कोई विषमता उत्पन्न नहीं हो पाएगी, कहीं भी कोई मतभेद उत्पन्न नहीं हो पाएगा और सामाजिक व्यवस्था जो है वह शांतिपूर्वक चलती रहेगी। कन्फ्यूशियस का विश्वास था कि आदर्श व्यक्ति अपने सदाचरण के द्वारा जो उदाहरण प्रस्तुत करता है वह आम जनता निश्चय ही झुक जाती है। यानी कि जब कोई आदर्श व्यक्ति अपने सदाचरण के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करता है तो आम जनता उनके सामने अपने आप ही झुक जाती है। यानी कि कहने का आशय यह है कि कन्फ्यूशियस ये चाहता था कि सभी लोग आदर्श व्यक्ति बने, सभी लोग आदर्श व्यक्ति बने और आदर्श व्यक्ति बनकर एक मिसाल प्रस्तुत करें, आदर्श व्यक्ति बनकर एक मिसाल समाज के सामने प्रस्तुत करें। यदि राजा आदर्श बन जाएगा तो सारी जनता उसके सामने झुक जाएगी, सभी जनता उस आदर्श राजा के आज्ञाओं का, उसके आदेशों का अनुसरण करने लगेगी, उस आदर्श व्यक्ति को, उस राजा को अपना आदर्श मानने लगेगी और राजा की आज्ञाओं को सिरोधार्य करेगी। तो कन्फ्यूशियस कहता है कि यदि किसी देश के शासक को इसका भली भांति ज्ञान करा दिया जाए कि उसे शासन कार्य चलाने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा काम किस प्रकार करना चाहिए, तो वह निश्चय ही एक उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत करेगा और आम जनता के आचरण में भी सुधार लाया जा सकता है। जब राजा अच्छा होगा तो जनता भी अच्छी होगी, यानी कि राजा होगा तो जनता भी अच्छी होगी, राजा आदर्श होगा तो जनता भी आदर्श होगी, राजा अनुशासन प्रिय होगा तो जनता भी अनुशासन प्रिय होगी, राजा अगर निरंकुश होता है तो जनता भी निरंकुश होती है। यानी कि यथा राजा तथा प्रजा। कन्फ्यूशियस कहता है कि राजा अपने कर्तव्यों में, अपने विचारों में नैतिकता को प्रस्तुत करके, आदर्श को प्रस्तुत करके वह अपने राज्य को सुखी बना सकता है, समृद्ध बना सकता है, संपन्न बना सकता है। और कन्फ्यूशियस के राजनीतिक दर्शन का भी आधार यही था कि उसकी मान्यता थी कि राजा को आत्म अनुशासन सीखना चाहिए। राजा को क्या सीखना चाहिए? आत्म अनुशासन सीखना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, राजा को अनुशासन में रहना चाहिए और जनता के समक्ष ऐसे विकल्प प्रस्तुत करे, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करे कि जनता भी अधिक से अधिक अनुशासन प्रिय होने का प्रयास करे। कन्फ्यूशियस कहता है कि उसे प्रजा के सामने उदाहरण प्रस्तुत करके निर्देश देना चाहिए और उनके साथ प्रेम और निजी सरोकार से व्यवहार करना चाहिए। यानी कि कन्फ्यूशियस कहता है कि यदि लोगों को कानून से बांधा जाएगा तो उनके बीच एकरूपता का प्रयास सजा द्वारा किया जाएगा और वह सजा से बचने का प्रयास करेंगे और वह क्या हो जाएंगे? उनके अंदर शर्म की कोई भावना नहीं हो जाएगी, वह बेशर्म हो जाएंगे। यानी कि बार बार अपराध करते रहेंगे, बार बार दंड भुगते रहेंगे, बार बार उनको सजा दी जाती रहेगी, उनमें कोई शर्म और लाज की भावना नहीं रहेगी। कन्फ्यूशियस कहता है कि यदि उन्हें सद्गुणों के लिए प्रेरित किया जाएगा, उन व्यक्तियों को सद्गुणों के लिए प्रेरित किया जाएगा, उनके अंदर नैतिक भावना का संचार किया जाएगा और तो उस नैतिक भावना के द्वारा, उस सद्गुणों के द्वारा, सदाचार के द्वारा उनके बीच एकरूपता लाई जा सकती है। धार्मिक मर्यादा के आचरण के द्वारा उनमें एकरूपता लाई जा सकती है। धार्मिक मर्यादा के आचरण के द्वारा उनके व्यवहारों को सुधारा जा सकता है और फिर उनमें शर्मिंदगी की भावना हो जाएगी और वह अपनी इच्छा से आपके पास आएंगे। यानी कि जब उनके अंदर शर्म की भावना हो जाएगी, यानी कि उनके अंदर नैतिक भावना का संचार हो जाएगा, सद्गुणों का विकास हो जाएगा, तो वह गलत कार्य करने से डरेंगे। यदि कोई गलत कार्य कर देता है तो वह उसका सिर शर्म से झुक जाएगा। तो जिनके अंदर नैतिक भावना नहीं होगी, जिनके अंदर सद्गुण नहीं होंगे, जिनके अंदर सदाचार नहीं होंगे, वह कोई भी कार्य करेगा, कोई भी अपराध करेगा तो फिर उसका सिर शर्म से झुकेगा नहीं, फिर वह बेशर्म हो जाएगा। तो इस तरह से कन्फ्यूशियस कहता है कि जनता को सद्गुणों के द्वारा,
सदाचरण के द्वारा, नैतिक सिद्धांतों के द्वारा, आदर्शों के द्वारा हम सद्गुणी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कन्फ्यूशियस के विचार हैं वह बहुत कुछ हद तक प्लेटो के समान है, क्योंकि प्लेटो भी एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था, नैतिकता का संचार करना चाहता था, नैतिकता का संचार करना चाहता था। तो प्लेटो और अरस्तु ने जिस तरह से विचार दिए हैं एक आदर्श राज्य के लिए, कन्फ्यूशियस ने भी वैसे ही विचार प्रकट किए हैं। क्योंकि जब कन्फ्यूशियस का समय होता है तो उसमें जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं होती हैं उन राजनीतिक संस्थाओं का ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। यानी कि जो सामंती युग होता है, उस समय कौन सा युग होता है? सामंती युग होता है। तो कन्फ्यूशियस के समय सामंतवाद का पतन होने लगता है, सामंतवाद का पतन होने लगता है। और कन्फ्यूशियस इन्हीं सामंतवादी या सामंती मूल्यों को पुनर्जीवित करना चाहता था। कन्फ्यूशियस सामंती मूल्यों को पुनर्जीवित करना चाहता था, क्योंकि जब सामंतवाद का पतन होता है तो चारों तरफ भ्रष्टाचार हो जाता है, सभी लोग युद्धरत हो जाते हैं, अपनी अपनी रियासतें स्थापित करने लगते हैं। जो राजा होते हैं, छोटे छोटे राजा, वह एक दूसरे पर हमलावर हो जाते हैं और दूसरे राज्य को कब्जा करने का प्रयास करते हैं। तो नैतिक मूल्यों का पतन होने लगता है। तो कन्फ्यूशियस इसी सामंती मूल्यों को जागृत करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि सामंती मूल्यों को पुनर्जागृत करके ही समाज में शांति व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। वह सामंती मूल्यों के पतन के कारण को शासक वर्ग के अधीनस्थों को मानता था। वह कहता था कि जो शासक वर्ग के अधीनस्थ हैं वह जगह जगह गलत कार्यों में लिप्त हो गए थे, वह अनैतिक हो गए थे, उनके अंदर अपराध की भावना प्रबल हो गई थी, उनके अंदर आदर्श नहीं रह गए थे, सद्गुण नहीं रह गए थे, सदाचार नहीं रह गए थे। इसलिए धीरे धीरे राज्यों का पतन होने लगता है। कन्फ्यूशियस कहता है कि जब ये शासक वर्ग में जितने भी पदाधिकारी हैं यह जब अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं तो समाज का पतन होने लगता है, राज्य का पतन होने लगता है। जो पद हैं, राजा के द्वारा पद ऐसे ऐसे व्यक्तियों को दे दिया जाता था जो कि उस योग्य नहीं थे, उस लायक नहीं थे और उस पदों का दुरुपयोग करते थे। दुरुपयोग करके वह फिर राज्यों को पतन की तरफ ले जाते थे। कन्फ्यूशियस कहता है कि अच्छा शासन राजा के राजा होने में है, मंत्री के मंत्री होने में है, पिता के पिता होने में है और पुत्र के पुत्र होने में है। यानी कि अच्छा शासन किस तरह से स्थापित किया जा सकेगा? जैसे कि जो राजा है वह राजा का कार्य करे, जो मंत्री है वह मंत्री का कार्य करे, जो राज्य में या समाज में पिता है वह पिता के दायित्व का निर्वहन करे, जो पुत्र है वह पुत्र के दायित्वों का निर्वहन करे। यानी कि पिता अपने दायित्व का निर्वहन करे, पुत्र अपने दायित्व का निर्वहन करे, राजा अपने दायित्वों का निर्वहन करे, मंत्री अपने दायित्वों का निर्वहन करे। जब सभी लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे तो समाज में किसी प्रकार की अशांति नहीं होगी, किसी प्रकार का अराजकता उत्पन्न नहीं होगा। तो इस तरह से कन्फ्यूशियस एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहता था। आदर्श समाज के साथ साथ वह आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। वह कहता है, कन्फ्यूशियस कहता है कि लोगों के बीच भ्रांतियां क्यों पैदा होती हैं, लोगों के बीच तनाव क्यों पैदा होता है, लोगों के बीच मतभेद क्यों पैदा होता है? क्योंकि लोग अपने दायित्वों से विमुख हो जाते हैं। जब दायित्वों से विमुख हो जाते हैं, कर्तव्यहीनता के शिकार हो जाते हैं, तभी समाज में अशांति उत्पन्न होती है। यदि सभी लोग अपना अपना कार्य करते रहें तो समाज में शांति उत्पन्न रहेगी। जिस तरह से प्लेटो ने रिपब्लिक में कहा है कि सभी वर्ग अपना अपना कार्य करते रहें तब न्याय की स्थापना हो सकती है। यानी कि शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है, शासक वर्ग, उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग। तो 3 वर्गों में बांटा है। तो प्लेटो कहता है कि तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करते रहें ये और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें, तभी न्याय की स्थापना हो सकती है। इसी तरह से कन्फ्यूशियस भी कहता है कि जो भी पद हैं, जिसका जो भी दायित्व है, वह व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन करता रहे ईमानदारी पूर्वक कर्तव्यनिष्ठता के साथ, तब समाज में शांति स्थापित हो सकती है। कन्फ्यूशियस कहता है कि अच्छे शासन के लिए राजा की सोच और व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि लू पर बाद में कैगजी ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। लू राज्य जो था, इसमें कैंगजी यह भी एक सरदार होता है। यह आक्रमण करके लू को हथिया लेता है, कैंगजी। तो
तो यह कैंजी को बताता है, कन्फ्यूशियस एक विद्वान था, एक दार्शनिक था, फिलोसोफर था, स्कॉलर था, तो वह कैंजी को बताता है कि कैसे शासन करना चाहिए। उसने कैंजी को बताया कि यदि आपकी इच्छा शुभ की है तो लोग अच्छे होंगे, यदि आप अच्छे हैं तो सब अच्छे होंगे। वह कहता है कि राज्य का नैतिक आचरण पवन की तरह से होना चाहिए। जिस तरह से पवन जब चलती है, यानी कि हवा जब चलती है तो घास झुक जाते हैं, हवा जब चलती है तो घास झुक जाते हैं, यानी कि जिस तरह से राजा को एक पवन की तरह से होना चाहिए, उसके अधीन जो प्रजा होती है वह घास की तरह से होती है। जब राजा नैतिक सिद्धांतों को अपना लेता है, आचरणों को अपना लेता है, तो सारी जनता उसके सामने झुक जाती है, यानी कि जब पवन चलती है तो घास झुक जाती है। इसी तरह से वह राजा की तुलना पवन से करता है कि पवन की तरह से निर्मल होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। जिस तरह से पवन यानी कि हवा सबके लिए उपलब्ध होती है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है, इसी तरह से राजा को भी पवन की तरह से होना चाहिए, सबके साथ व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, अपने नागरिकों के साथ, पदाधिकारियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। कन्फ्यूशियस अच्छे शासन की पहचान सद्गुण होने से मानता है। वह कहता है कि अच्छे शासन की पहचान कैसे हो सकती है? सद्गुण से हो सकती है। अच्छे शासन की पहचान सद्गुण से हो सकती है। यदि व्यक्ति में या राजा में सद्गुण का वास है तो वह अच्छा शासन कर सकता है या अच्छा शासन दे सकता है, अन्यथा वह अच्छा शासन नहीं दे सकता है। उसने शासन को एक प्रकार की नैतिक शक्ति माना है। उसने शासन को एक प्रकार की नैतिक शक्ति माना है। वह कहता है कि शासन नैतिक शक्ति के द्वारा संचालित होता है। यदि लोगों में नैतिक शक्ति होती है, यानी कि मोरल पावर अधिक होता है, तो वह अधिक उत्तम से शासन कर सकते हैं, अधिक कुशलता से शासन कर सकते हैं। और ऐसा सद्गुण राजा को अपने राज्य में स्वयं को परेशान किए बिना अपने विश्वासी और प्रभावी अधीनस्थ कर्मचारियों पर भरोसे के द्वारा अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्षम बनाता है। यानी कि जो सद्गुण होता है वह राजा के लिए पर्याप्त होता है। सद्गुणों के द्वारा वह लोगों पे भरोसा कर सकता है, क्योंकि राजा ईमानदार होगा तो उसके कर्मचारी भी, उसके अधीनस्थ भी ईमानदार होते हैं। तो इस तरह से कन्फ्यूशियस कहता है कि जो व्यक्ति अपने सद्गुणों के द्वारा शासन करता है, वह एक ध्रुव तारे की भांति होता है। जो व्यक्ति अपने सद्गुणों के द्वारा शासन करता है वह एक ध्रुव तारे की भांति होता है, जो अपने स्थान पर अडिग रहता है और अन्य सभी छोटे तारे उसको सम्मान देते हैं। इस तरह से कन्फ्यूशियस कहता है कि इस राजसी सद्गुण को ली राज्य में लाकर या धार्मिक अनुष्ठानों में लाकर विकसित और बनाए रखा जा सकता है। यानी कि विकसित किया जा सकता है और अपने राज्य को बनाए रखे जा सकता है। आइए देखते हैं कन्फ्यूशियस की विश्व दृष्टि। कन्फ्यूशियस की विश्व दृष्टि यानी कि वह विश्व का चिंतन किस तरह से करता है। कन्फ्यूशियस एक महान चरम शक्ति में विश्वास करता है, परम सत्ता में विश्वास करता है, जिसको वह ताओ कहता है। ताओ का मतलब होता है परम शक्ति। वह ताओ में विश्वास करता है। वह कहता है कि पूरे सृष्टि का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? उसी ब्रह्मांड के द्वारा किया जाता है, उसी परम शक्ति के द्वारा किया जाता है। वह कहता है कि यह जो ताओ है यह स्वयं को मैं में या परिवर्तन में व्यक्त करता है। मैं यानी कि आत्मा में परिवर्तन को व्यक्त करता है। यानी कि हम अपनी आत्मा में परिवर्तन कैसे करते हैं? इसी ब्रह्मांड के द्वारा करते हैं, ब्रह्मांड के द्वारा कर सकते हैं, उस ताओ के द्वारा कर सकते हैं, परम शक्ति या महान चरम शक्ति के द्वारा कर सकते हैं। और जो ताओ है वह मैं का कारण है। और यंग का मतलब ऊर्जा, तथा यंग तथा इन का मतलब निष्क्रिय तत्व। वह कहता है कि जो यंग है, यिन का उत्पादन करता है। यानी कि जो ऊर्जा हमारे अंदर आती है वह ऊर्जा के द्वारा हम निष्क्रिय शक्ति जो होती है उस निष्क्रिय शक्ति को जागृत करते हैं। यदि हमारे अंदर ऊर्जा है, हम अपने ध्यान के द्वारा अपने अंतर्निहित शक्तियों को जागृत करते हैं, या मेहनत के द्वारा या अभ्यास के द्वारा हमारे अंदर जो अंतर्निहित शक्ति होती है उस शक्ति को जागृत करते हैं।
तो वह कहता है कि जो ताओ के द्वारा ही सब कुछ संचालित होता है। यिन और यांग को ऊर्जा और तनाव के रूप में देखा जा सकता है। कन्फ्यूशियस कहता है कि यिन और यांग को ऊर्जा और तनाव के रूप में देखा जा सकता है। ताओ अथवा महान चरम शक्ति ब्रह्मांड का प्रथम कारण है। ब्रह्मांड का प्रथम कारण है। यह जो यूनिवर्सल है, उस यूनिवर्सल का कारण क्या है? यह ताओ है, परम शक्ति है। परम शक्ति के द्वारा ही ब्रह्मांड संचालित होता है। वह कहता है कि ये जो ताओ है वह जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावित होता है। चल अचल सभी चीजों में प्रभावित होता है, यानी कि जड़ और जीव सभी में, निर्जीव सजीव सभी में प्रवाहित होता रहता है। और यह वैयक्तिक जीव नहीं है, बल्कि ये जो ताओ है यह सब में विद्यमान है। कण कण में जिस तरह से भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय दर्शन के अनुसार हम कह सकते हैं कि कण कण में ईश्वर है, इसी तरह से कन्फ्यूशियस भी कहता है कि ये जो ताओ है वह कण कण में विद्यमान है। यह निर्जीव में भी है, सजीव में भी है। तो इस तरह से कन्फ्यूशियसवादी जो हैं, यानी कि जो कन्फ्यूशियस के विचार को मानने वाले हैं, उनको हम कन्फ्यूशियसवादी कहते हैं। कन्फ्यूशियसवादियों का कहना है कि ताई, चिन, यिन और यांग को, यानी कि वह कहते हैं कि ताई, चिन। कन्फ्यूशियसवादियों का कहना है कि ये जो ताई है, ताई, ची, यांग और यिन, ये समेकित ऊर्जा का प्रतीक है। यह सब क्या है? एक समेकित ऊर्जा है। समेकित ऊर्जा है यह सब समेकित ऊर्जा है। और जो समेकित ऊर्जा है उसको नाम क्या देते हैं? ऊची देते हैं। समेकित ऊर्जा को वह क्या नाम देते हैं? ऊची देते हैं। वह कहते हैं कि जो समेकित ऊर्जा है वह ऊची से विकसित हुई है। जो समेकित ऊर्जा है, यानी कि इन सबको मिलाकर समेकित ऊर्जा है, और जो समेकित ऊर्जा है वह ऊची से विकसित हुई है। और ये ऊची को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है, विभिन्न चीज़ों में रूपांतरित किया जा सकता है। तो इस तरह से कन्फ्यूशियस का मानना है, कन्फ्यूशियस का कहना है कि संपूर्ण ऊर्जा और ज्ञान का चरम स्रोत ताओ कहलाता है। यानी कि संपूर्ण ऊर्जा और जितने भी ज्ञान हमारे अंदर हैं वह सब ताओ का प्रतीक है। ताओ ही हमें देती है, जो सीमाओं के बिना समय और काल में सतत रूप से विद्यमान रहती है। ये जो ताओ है इसकी कोई समय सीमा नहीं है, कोई काल नहीं है। यह हर समय रहती है, हर समय विद्यमान रहती है, हर काल में विद्यमान रहती है। यह हमेशा विस्तारित होती जाती है। यह अनंत है, निराकार है और प्रदीप्त है। यह अनंत है, निराकार है और प्रदीप्त है। तो इस तरह से कन्फ्यूशियस एक ब्रह्मांड शक्ति में विश्वास करते हैं, जिसको कि वह ताओ कहते हैं। वह चरम शक्ति में विश्वास करते हैं। वह कहते हैं कि इस चरम शक्ति के द्वारा ही पूरा विश्व संचालित होता है। हमारे अंदर जीवन है तो उस ताओ के द्वारा है, उस परम चरम शक्ति के द्वारा है, उस महान चरम शक्ति के द्वारा है। संसार में जो भी परिवर्तन होता है वो ताओ के कारण होता है। उसमें व्यक्तियों की कोई भूमिका नहीं है, सब ताओ के कारण ही परिवर्तन होता रहता है। आइए अब देखते हैं कन्फ्यूशियस के मानव स्वभाव संबंधी विचार। मानव स्वभाव पर विचार। कन्फ्यूशियस ने मानव स्वभाव को मूलतः अच्छा माना है। मूलतः क्या माना है? अच्छा माना है मानव स्वभाव को। वह कहता है कि हर मनुष्य अच्छा होता है, यानी कि जब पैदा होता है तो वह निर्दोष ही होता है। जब पैदा होता है तो वह निर्दोष ही होता है, वह बुरा नहीं होता है, बुरा पैदा नहीं होता है। हर व्यक्ति अच्छा होता है, उसका मूल जो है अच्छा है, लेकिन अपने व्यवहारों के द्वारा वह बुरा बनता है। जैसा कि एनालिक्टस में लिखा है कि मास्टर ने क्या कहा। एनालिक्टस में यह लिखा है कि मास्टर ने क्या कहा, अच्छाई वास्तव में बहुत दूर है। यदि हम वास्तव में अच्छाई को तलाशेंगे तो हमें पता चलेगा कि वह हमारे अंदर है। यानी कि कन्फ्यूशियस कहता है कि अच्छाई हमारे अंदर है। हम क्या है? अच्छाइयों का भंडार है हमारे अंदर। हम उस अच्छाइयों को जागृत कर सकते हैं अपने प्रयासों के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा हम अच्छाइयों को जागृत कर सकते हैं। हम नैतिक पुरुष बन सकते हैं। लेकिन वह कहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा करता नहीं है। अच्छाई तो सबके अंदर होती है, लेकिन अच्छाइयों का प्रदर्शन नहीं करता है। वह निगेटिव चीज़ों की तरफ अधिक आकर्षित होता है। जो चीज़ें उसको बुरी बनाती हैं उसी चीज़ों की तरफ वह अधिक आकर्षित होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कन्फ्यूशियस ने किस प्रकार के विचार दिए हैं मानव स्वभाव के संबंध में। वह कहता है कि मानव स्वभाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन
वह कहता है कि मानुष भाव तो बहुत अच्छा है, उसके अंदर अच्छाइयों की खान है, वह सद्गुणी है होता है, मनुष्य सद्गुणी होता है, लेकिन उसका झुकाव किधर हो जाता है, निगेटिव एनर्जी की तरफ हो जाता है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको बुरी बनाती हैं, लेकिन वह उसका झुकाव उसी की तरफ हो जाता है। वह कहता है जिन व्यक्तियों का झुकाव निगेटिव की तरफ नहीं होता है, यानी कि निगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं होता है, नकारात्मक वस्तुओं की तरफ नहीं होता है, वह व्यक्ति अपने अंदर आदर्श को विकसित कर सकता है, सद्गुण को विकसित कर सकता है, ज्ञान को विकसित कर सकता है। उसका एक शिष्य है कन्फ्यूशियस का, मेंसियस। कन्फ्यूशियस का एक शिष्य होता है मेंसियस। मेंसियस का कहना है, मेंसियस कहता है कि जिस प्रकार जल प्राकृतिक रूप से नीचे की ओर बहता है, जल कैसे बहता है, जल को हम गिरा दें तो वह ऊंचाई की तरफ नहीं जाएगा, वह अपने नीचे की तरफ से जाएगा। उसी प्रकार मानव स्वाभाविक रूप से हमेशा अच्छाई की तरफ झुकता है। वह कहता है कि जिस तरह से जल हमेशा नीचे की ओर बहता है, नीचे की ओर प्रवाहित होता है, उसी तरह से मानव का स्वभाव भी है कि वह हमेशा अच्छाई की तरफ ही झुकता है, वह बुराई की तरफ झुकता नहीं है। वह कहता है कि व्यक्ति 6 कलाओं का अध्ययन करके विद्वान हो सकता है। कन्फ्यूशियस कहता है कि व्यक्ति को 6 कलाओं का अध्ययन करना चाहिए और 6 कलाओं का अध्ययन करके वह विद्वान बन सकता है। जैसे कौन कौन से वो कला हैं, संगीत है, तीरंदाजी है, कौन सी कला है, संगीत है, संगीत, तीरंदाजी है, तीर चलाना है, तीर चलाना है, रथ चलाना है, रथ चलाना है, लेखन कार्य करना है, काव्य का पाठ करना है और गणित है, गणित है। यानी कि संगीत, तीरंदाजी, रथ चलाना, लेखन करना, काव्य का पाठ करना, गणित, इन विषयों का अध्ययन करके वह विद्वान बन सकता है, वह महान बन सकता है। इन विषयों का अध्ययन करके वह अपनी चरित्र का निर्माण कर सकता है। कन्फ्यूशियस ने कहा कि मैंने अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो वाकई में अच्छाई की परवाह करता हो, जो वाकई में अच्छाई के लिए परवाह करता हो। फिर वह कहता है कि न ही कोई ऐसा व्यक्ति देखा है, न ही कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो वाकई दुष्टता से घृणा करता है। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो अच्छाई की तरफ नहीं मुड़ता है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुष्टता से घृणा करता हो। यानी कि थोड़ी बहुत ही नेगेटिव पॉजिटिव सबके अंदर मौजूद होता है। किसी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी के अंदर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है। जिसके अंदर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है वह बुरी प्रवृत्तियों की तरफ आकर्षित होता है, जिसकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होती है वह अच्छाई की तरफ अग्रसर होता है। तो इस तरह से कन्फ्यूशियस मनुष्य को सद्गुणी बनाने का प्रयास करता है, मनुष्य को सद्गुणी बनाने का प्रयास करता है। वह कहता है कि मनुष्य विद्या अध्ययन करके अपने सद्गुणों का विकास कर सकता है। मनुष्य मूलतः क्या है, एक अच्छा प्राणी है, उसको अच्छे कार्य करना चाहिए और वह एक नैतिक, वह अपने प्रयासों के द्वारा, अध्ययन के द्वारा नैतिक मानव बन सकता है, एक आदर्श व्यक्ति बन सकता है। आइए देखते हैं मानव संबंध का सिद्धांत। मानव संबंध, उसने मनुष्यों के संबंधों का भी बृहद विश्लेषण किया है। मनुष्यों के संबंधों का भी उसने विशद विश्लेषण किया है। कन्फ्यूशियस ने 5 मूल मानव संबंधों की बात कही है। इन 5 तत्वों के सिद्धांत से यह प्रतीत होता है कि 5 संबंध उलीन होने चाहिए। जो 5 संबंध हैं वह क्या हैं, उलून होने चाहिए। 5 संबंध जो हैं यह उलून है। 5 संबंधों को कन्फ्यूशियस उलून कहता है। कन्फ्यूशियस का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के साथ उनके संबंधों के आधार पर भूमिका निर्वहन करनी चाहिए। मतलब जिससे संबंध जिस प्रकार का संबंध है तो उसे अपने संबंधों के आधार पर अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करना चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेगा और समाज में स्थान रखेगा तो समाज स्थिर और सौहार्दपूर्ण होगा, तो समाज स्थिर और सौहार्दपूर्ण होगा। कन्फ्यूशियस ने देखा कि 5 प्रमुख संबंध ली या मर्यादा द्वारा शासित होना चाहिए। यानी कि जो समाज के जो संबंध होते हैं वह किसके द्वारा शासित होने चाहिए, ली के द्वारा शासित होना चाहिए या मर्यादा के द्वारा शासित होना चाहिए। जैसे राजा और प्रजा का संबंध है, राजा और प्रजा का संबंध, राजा को अपना कार्य करना चाहिए, प्रजा को अपना कार्य करना चाहिए। पिता और पुत्र का संबंध है, पिता को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, पुत्र को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। पुत्र का वह धर्म है कि वह पिता की सेवा करे, पिता का भी धर्म है कि वह पुत्र के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां पैदा करे। इसी तरह से पति है, पति को अपना धर्म निभाना चाहिए,
पत्नी को अपना धर्म निभाना चाहिए। पत्नी का यह धर्म है कि वह अपने पति की सभी आज्ञाओं का पालन करे। पत्नी का धर्म है कि वह पति के सभी आज्ञाओं का पालन करे। इसी तरह से पति का भी धर्म है कि वह अपनी पत्नी के सभी सुख सुविधाओं पर ध्यान दे। इसी तरह से बड़ा भाई और छोटा भाई, बड़ा भाई और छोटा भाई, बड़ा भाई को अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए और छोटे भाई को अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। बड़े भाई को शिष्ट व्यवहार करना चाहिए ताकि छोटा भाई भी उसके व्यवहार का अनुसरण करे। छोटे भाई को विनम्र होना चाहिए। इसी तरह से मित्र और मित्र का संबंध है। मित्र और मित्र का संबंध है। मित्रों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, हमेशा उनके सुख दुख में साथ देना चाहिए। यानी कि इस तरह से कन्फ्यूशियस ने पारस्परिकता का सिद्धांत दिया। पारस्परिकता का सिद्धांत दिया जिसको कि वह सु कहता है, जिसको वह क्या कहता है, सु कहता है। पारस्परिकता का सिद्धांत दिया जिसको वह सु कहता है, यानी कि सभी लोग एक दूसरे से संबंधित हैं, परस्पर हैं, यानी कि एक दूसरे से संबंधित हैं। कन्फ्यूशियस कहता है कि शासकों में परोपकारिता और मंत्रियों में प्रजानिष्ठा की भावना होनी चाहिए। यानी कि जो शासक हैं वह परोपकारी होना चाहिए और जो मंत्री हैं उनको अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। वह कर्तव्यों से विमुख न हो। मंत्री पद पाकर या दायित्व पाकर वह घर बैठे न रहें, बल्कि समाज का सेवा करें, प्रजा की सेवा करें। इसी तरह से वह कहता है कि पिता में दयालुता होना चाहिए और पुत्र में संतानीय भक्ति होना चाहिए। यानी कि पुत्र के अंदर ये भक्ति होनी चाहिए कि जो उसका फादर है, जो उसका पिता है, यानी कि जिसने पैदा किया है, वह उसके प्रति समर्पित रहे, उसके प्रति समर्पित रहे। पत्नी का भी यही धर्म होता है कि वह आज्ञाकारी बने। यानी पति का भी यह धर्म होता है कि वह मर्यादित आचरण करे और पत्नी और पति का जो संबंध है, जो आदर्श संबंध है, उन संबंधों का निर्वहन करें। और इसी तरह से सबसे बड़े पुत्र में या बड़े भाई के अंदर सज्जनता होनी चाहिए। बड़े भाई के अंदर सज्जनता होना चाहिए। छोटे भाई बहनों को विनम्रता और सम्मान की भावना, छोटे भाई और बहनों में विनम्रता होनी चाहिए, सम्मान की भावना होनी चाहिए। यह छोटे भाई बहन अपने बड़े भाई का सम्मान करें, लेकिन बड़े भाई को भी इस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि सभी लोग उसका सम्मान करें। इसी तरह से वह कहता है कि मित्र और मित्र का भी संबंध होता है। मित्रों को एक दूसरे के प्रति मानवीय विचारशीलता होनी चाहिए। यानी कि एक दूसरे के प्रति वह संवेदना व्यक्त करते रहें। यदि वह कोई मदद नहीं कर पाते हैं तो मित्रों के सुख दुख में भागीदार हों, वह मानसिक रूप से उनको संतुष्ट करते रहें। तो इस तरह से कन्फ्यूशियस ने जो मानव संबंध का विचार दिया है वह व्यवहारिक जगत में यथार्थ है या व्यवहारिक जगत में प्रशंसनीय है। हम देखते हैं कि जो कन्फ्यूशियस ने जो विचार दिए हैं उसके विचार थोड़ी बहुत कौटिल्य से भी मिलते जुलते हैं, क्योंकि कौटिल्य कहता है कि प्रजा के हित में राजा का हित है। यदि प्रजा सुखी है तो राजा भी सुखी है। यानी कौटिल्य कहता है कि राजा को अपने प्रजा के साथ पुत्र की तरह से व्यवहार करना चाहिए। जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र के साथ व्यवहार करता है, उसी तरह से एक राजा भी अपने प्रजा को पुत्र की तरह से देखे। प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के दुख में राजा का दुख है। तो इस तरह से वह कौटिल्य भी राजा और प्रजा के बीच संबंधों को निर्धारित करता है, पिता और पुत्र के संबंधों को निर्धारित करता है। हम देखते हैं कि चीन का जो विद्वान होता है, दार्शनिक होता है कन्फ्यूशियस, यह भी अपने सिद्धांतों में नैतिकता का समावेश करता है। और जब नैतिकता का समावेश करता है तो जो नैतिक नियम है वो सार्वभौमिक है। चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, जो नैतिकता है, जो दर्शन है, जो सद्गुण है, जो आचरण है, यह सार्वभौमिक है। यह हर जगह देखे जा सकते हैं और हर जगह एक से नियम लागू हो सकते हैं। यानी कि पिता पुत्र का जो संबंध है, ऐसा नहीं है कि पिता पुत्र का जो इंडिया में संबंध है और अमेरिका में दूसरा हो जाएगा। अमेरिका में भी वही होना चाहिए। तो इस तरह से कन्फ्यूशियस नैतिकता का संचार करता है, एक आदर्श राज्य की नींव डालता है। कन्फ्यूशियस आदर्श राज्य को बनाने के लिए वह युद्ध को अनिवार्य नहीं मानता है, वह युद्ध को विरोध करता है, युद्ध का विरोध करता है। जिस तरह से जो मध्यकालीन दार्शनिक होता है हीगल, पाश्चात्य जगत का हीगल, वह कहता है कि वह युद्ध को अनिवार्य मानता है। वह कहता है कि युद्ध से वीरता का संचार होता है,
युद्ध से वीरता का संचार होता है। लेकिन वहीं कन्फ्यूशियस क्या कहता है कि वह कहता है कि युद्ध किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। वह कहता है कि युद्ध क्यों नहीं होना चाहिए? वह कहता है कि जब सारे लोग नैतिक आचरण को अपनाएंगे, सद्गुणों को अपनाएंगे, तो युद्ध की आवश्यकता ही क्या होगी। जब सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लगेंगे तो युद्ध की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, युद्ध ही नहीं होगा। यानी कि लोग हमेशा बुरे व्यक्ति को प्रहार करते हैं, लेकिन जब कोई बुरा नहीं होगा तो युद्ध की आवश्यकता ही क्यों हो जाएगी। वह कहता है कि युद्ध के द्वारा हम विनाश को ही देखते हैं, शांति को हम नहीं देखते हैं। तो इस तरह से कन्फ्यूशियस युद्ध को अस्वीकार करता है। इस प्रकार कन्फ्यूशियसवादी धर्म एक आशावादी, मानवतावादी पर आधारित एक धर्म है जिसका सामाजिक संरचना और चीन के राजनीतिक दर्शन पर बहुत प्रभाव है। आज भी लोग कन्फ्यूशियस को मानते हैं, कन्फ्यूशियसवादी धर्म को मानते हैं, कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों पर अमल करते हैं, कन्फ्यूशियस के आदर्शों पर चलते हैं। कन्फ्यूशियसवादी धर्म मुख्यतः नैतिक आचरण और नैतिक जीवन का निपटारा करता है और अक्सर एक धर्म की अपेक्षा यह एक नैतिक पद्धति के रूप में स्वीकार करता है। यह एक नैतिक पद्धति को अपनाता है, नैतिक पद्धति को अपनाता है। वह कहता है, कन्फ्यूशियसवादी धर्म कहता है कि हमें नैतिक पद्धति के अनुसार आचरण करना चाहिए। हम कन्फ्यूशियसवादी चिंतन को या कन्फ्यूशियसवादी धर्म को एक नैतिक पद्धति के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। कन्फ्यूशियसवादी धर्म के या कन्फ्यूशियसी धर्म के मूलभूत सिद्धांत हैं। जैसे पहला है जैन। जैन का मतलब होता है सुनहरा नियम। जैन का मतलब क्या होता है? सुनहरा नियम। सुनहरा नियम यानी कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में नियम बनाने चाहिए, हर व्यक्ति को अपने जीवन में नियम बनाने चाहिए। फिर दूसरा वह कहता है, दूसरा सिद्धांत है चुनताई। चुनताई, चुनताई का मतलब होता है पूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति। पूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति यानी कि पूर्ण कार्य करने वाला सज्जन व्यक्ति, यानी कि लोगों को पूर्ण कार्य करने चाहिए। वहीं तीसरा है चेंग मिंग। चेंग मिंग यानी कि समाज की भूमिकाओं को, चेंगमिंग का मतलब होता है समाज की भूमिकाओं को उचित रूप से निर्वहन करना। यानी जिसको जो दायित्व दिया गया है वह अपने दायित्वों का उचित प्रकार से निर्वहन करे, भ्रष्टाचारी न बने, बेईमान न बने, बल्कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। इसी तरह से चौथा है ते का मतलब होता है पूर्ण शक्ति। हर व्यक्ति को पूर्ण शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, हमको सभी लोगों को परोपकार का कार्य करना चाहिए, परोपकारी सबको बननी चाहिए, यानी कि पूर्ण शक्ति सबके अंदर प्रकट करनी चाहिए। इसी तरह से पांचवा है ली का मतलब होता है आचरण के नियम, मर्यादा के नियम। ली का मतलब होता है आचरण या मर्यादा के नियम। सबको आचरण के नियम अपनाना चाहिए, मर्यादा के नियम अपनाना चाहिए, सबको मर्यादा युक्त जीवन व्यतीत करना चाहिए, संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए, सबको आचरण के आदर्श मापदंडों का पालन करना चाहिए। इसी तरह से छठा है वेन। छठा क्या है? वेन। ये जो वेन है, वेन का मतलब होता है शांतपूर्ण कला का उपयोग करना। शांतपूर्ण कला का उपयोग करना यानी कि संगीत और काव्यों का पाठ करना। वह कहता है कि अब मस्तिष्क को शुद्ध करने के लिए लोगों को शांतिपूर्ण कलाओं का प्रदर्शन करना चाहिए, कलाओं का अध्ययन करना चाहिए, उन्हें संगीत सुनना चाहिए या काव्यों का पाठ करना चाहिए ताकि उनका मस्तिष्क परिष्कृत हो सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कन्फ्यूशियस के दार्शनिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों पर आधारित मत को ही हम कन्फ्यूशियसवाद कहते हैं। कन्फ्यूशियस ने जो दर्शन दिया है, जो चिंतन दिया है, जो सामाजिक सिद्धांत दिया है, उन सभी राजनीतिक, सामाजिक विचारों पर आधारित मत को हम कन्फ्यूशियसवाद या कुंगफुत्सीवाद के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? कुंगफुत्सीवाद। कुंगफुत्सीवाद के नाम से जानते हैं। कन्फ्यूशियसवादी चिंतन को हम कुंगफुत्सीवाद के नाम से जानते हैं। इसके अनुसार भलाई मनुष्य का स्वाभाविक गुण है और मनुष्य को यह गुण ईश्वर से प्राप्त हुआ है, यानी कि ईश्वर से ही प्राप्त हुआ है। भलाई करने का गुण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ईश्वर से प्राप्त हुआ है, ब्रह्मांड से प्राप्त हुआ है, ब्रह्मांड से प्राप्त हुआ है, ताओ से प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से कन्फ्यूशियस ने चीन में नैतिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। अपने शिक्षाओं के द्वारा वह चीन को एक आदर्श राज्य बनाने का प्रयत्न किया और बाद में उसके विभिन्न शिष्य होते हैं, जैसे कि मेन्सियस होता है, जुनजी, इसके विभिन्न शिष्य होते हैं। मेन्सियस, जुनजी, डोंग, झोंगसू, इसके विभिन्न शिष्य होते हैं।
इन्हीं शिष्यों ने कन्फ्यूशियस के शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। तो कन्फ्यूशियसवादी चिंतन पर आधारित मत को ही हम कन्फ्यूशियसवाद कहते हैं। क्योंकि हमें चीन का संविधान पढ़ना है और चीन में अगर हम कन्फ्यूशियस को नहीं जानते हैं तो किसी को भी नहीं जानते हैं, क्योंकि कन्फ्यूशियस ही चीन का प्रथम राजनीतिक चिंतक होता है, प्रथम सामाजिक सुधारक होता है, जिसके सिद्धांतों के आधार पर, जिसके दर्शन के आधार पर, जिसके सिद्धांतों के आधार पर चीन की सारी व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कन्फ्यूशियस ने जो विचार दिया, जो पद्धति दी, उसी पद्धति पे आधारित मत को या व्यवहार को हम कन्फ्यूशियसवाद कहते हैं। चीन आज भी कन्फ्यूशियस धर्म को मानता है और कन्फ्यूशियस के मार्गों का अनुसरण करता है। इस वीडियो में मैंने आपको कन्फ्यूशियसवाद के बारे में बताया। कन्फ्यूशियसवाद है क्या? क्योंकि चीन का संविधान पढ़ने से पहले हमें कन्फ्यूशियस को जानना आवश्यक है, इसलिए आपकी सिलेबस में कन्फ्यूशियसवाद भी दे दिया है। कन्फ्यूशियसवाद से बहुत भ्रमित मत होइएगा। कन्फ्यूशियस ने जो भी सिद्धांत दिए हैं, जो भी दर्शन दिए हैं, उसी पर आधारित मत को हम कन्फ्यूशियसवाद कहते हैं। चीन के अधिकांश लोग कन्फ्यूशियस के धर्म को या कन्फ्यूशियस के बताए गए मार्गों का ही अनुसरण करते हैं। उन्हीं मार्गों पर चलना ही कन्फ्यूशियसवाद है, यानी कन्फ्यूशियस के बताए गए सिद्धांतों के अनुसार आचरण करना, उसके नैतिक आदर्शों के मार्ग पर चलना ही कन्फ्यूशियसवाद है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको माओवाद के बारे में। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।